everybody. Good morning, Sarvade Namaskar. In today's class, today's video, once again, I am going to teach the student of standard 10 from the book of First Flight, lesson number 4. In the previous video, you have been already taught lesson 4, the first part, and today's video, I am going to teach you the second part of the fourth lesson, that is Anne Frank. The diary that has been written by Anne Frank. इसमें आपने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा उसका सेकेंड पार्ट आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। जो फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा, मुझे उम्मीद है कि आप उसको उस फर्स्ट पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे। कैसे कैसे देखा कि एक एन फ्रांक नाम की लड़की, छोटी सी लड़की, और नीदरलैंड से कैसे माइग्रेट होकर हॉलैंड पहुंचती है उसके माता पिता के साथ, कैसे नाजीज ऑक्यूपाई करता है, उससे कैसे छुप के रहते हैं। इवन उनके पास कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है तो अपनी डायरी को बेस्ट फ्रेंड बनाती है और उसमें अपनी फीलिंग्स को शेयर करती है। आगे किस वीडियो में पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट, बी फोकस्ड, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फ्रॉम हियर आप यहाँ तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज के इस क्लास में आप यहाँ से पढ़ेंगे। फ्रॉम हियर यू हैव बीन टॉट इन टुडेज क्लास। लेट अस स्टार्ट। हियर you can see here it is written here I is referred here for Anne Frank. Anne Frank I referred है यहाँ पे। Anne Frank कहती है I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6 and at this time started in the first form. In the 6th form my teacher was Mrs. Cuperes, the head mistress. अब ये एन फ्रैंक कहती है कि जब वो छोटी थी तो उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी फ्रॉम द स्कूल ऑफ मॉन्टेसरी। नर्सरी स्कूल नामक एक स्कूल था जिसमें उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट की। एंड देन आफ्टर व्हेन शी वाज ओनली 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी, देन शी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, इट मींस फर्स्ट क्लास। जब वो 6 साल की थी तब किस क्लास में पढ़ती थी? स्टैंडर्ड 1 में। एंड दैट टाइम व्हेन शी वाज 6th फॉर्म, जब वो 6th क्लास में पहुंची, इन द 6th फॉर्म मींस 6th क्लास में जब वो पहुंची तब उस समय उनके जो टीचर थे उनका नाम था मिसेस क्यूपरस। एन फ्रैंक के टीचर का नाम था क्यूपरस, जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी। At the end of the year, we were both in the tears as we said, breaking farewell. अब बताया जा रहा है कि जब वो 6th क्लास में फर्स्ट में पढ़ती थी, she was the Mrs. Cuperes was the class teacher of her and she was also a head mistress of the school. At the end of the year, there was a time of farewell between the teacher and the student. You know, उस समय साल के आखिरी में एक फेयरवेल होना वाला था टीचर और स्टूडेंट का। एंड दैट टाइम दे वर सेड दैट दे बोथ आर इन टीयर्स, मतलब उनकी आंखों में आंसू बह रहा था। एक दूसरे जब सेपरेट हो रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। इन द समर इन 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माय बर्थडे पास्ड with little celebration. In this paragraph Anne Frank was saying that in the summer in 1941 के ईस्वी में जब समर सीजन चल रही थी, and that time her grandmother fell serious ill and had a very good operation, and that time there was a birthday celebration of Anne Frank, but the condition of grandmother, the party and the celebration of birthday was postponed there. बताया जा रहा है कि जब उनकी दादी माँ का तबीयत खराब था और उनको एक ऑपरेशन हुई, तब उनके बर्थडे को ऐसे ही पोस्टपोन कर दिया, मतलब थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन की गई, अच्छे से सेलिब्रेशन उनकी बर्थडे नहीं की गई। Then after grandma died in January 1942, no one knows how often I think of her and still love her. Here Anne Frank is telling that grandma, उनकी जो grandma थी उनका देहांत जनवरी के 1942 में हो गई। और उसके बाद वो बताती है कि कोई भी ये बात नहीं जानता था कि मैं अपनी दादी माँ को अभी तक कितना प्यार करती हूँ। Right? From there, this birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other and grandma's scandal was let alone. अब कहा जा रहा है कि उनका बर्थडे भी आ गया कहाँ? 1942 में। 1941 में उनका बर्थडे थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन के रूप में मनाई गई और फिर से 1942 में
एंड फ्रैंक का बर्थडे आने वाला था, एंड फॉर दैट बताया जा रहा है कि ग्रैंड माँ के मर जाने के कारण इसको बस क्या किया गया, जरा आगे पढ़ लें। Intended to make for other and grandma's candle was lit along with the rest। बताया जा रहा है कि जब 1942 में एन फ्रैंक का बर्थडे हुआ तो उनके कैंडल उनके केक पर ग्रैंड माँ के नाम का भी एक कैंडल लगाया गया। For the four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my daddy। अब बताया जा रहा है कि four of us मतलब क्या, उनके माता पिता, एन फ्रैंक के माता पिता, उनकी बड़ी सिस्टर मार्गॉट एंड सी हरसेल्फ, इन चारों मिलकर ये बताते हैं कि चारों हम लोग अच्छे से काम कर रहे थे, अच्छे स्वास्थ्य में थे, दे आर गोइंग वेरी गुड, बट एट द प्रेजेंट डेट ऑन 20 जून 1942 इस तारीख को बताया जा रहा है कि उनका जो सोलोमन था दैट वाज द डेडिकेशन ऑफ हर डायरी। इस तारीख को उन्होंने अपने डायरी में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिया। देन आफ्टर देयर इज सम क्वेश्चन ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, मतलब आपने अभी तक जितना ऊपर पढ़ लिया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। व्हाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ अ लाइफ, मतलब बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एन ने अपने कैरेक्टर स्कोच को छोटा क्यों किया, क्यों आपने पढ़ा था उनको अपना इंट्रोडक्शन देना अच्छा नहीं लगता है, दैट इज व्हाई शी मेक हर character sketch as brief as she can। In the second question, what tells you that Anne loved her grandmother? आपको इस स्टोरी में ऐसी क्या बात बताती है जो बताता है कि एन फ्रैंक अपने ग्रैंड पेरेंट को, ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करती है, राइट। ऊपर भी आपने पढ़ा कि उनके बर्थडे पर 1942 में जब उनका बर्थडे हुआ था, देन देयर वाज अ कैंडल दैट वाज द नेम ऑफ हर ग्रैंडमदर दैट वाज पुट ऑन द केक, राइट। अब इसके आगे बढ़ते हैं। From here, the diary entry of Anne Frank was started। अब यहाँ से उन्होंने जो अपने डायरी में एंट्री की थी वो अब स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने फैमिली मेंबर का इंट्रोडक्शन दिया, कब उनकी बर्थडे हुई, कब वो माइग्रेट हो गए, कब नाजीज आया। Let us begin the lesson from the diary entry of Anne Frank that was written on Saturday 20 June 1942। इस डेट में एन फ्रैंक ने अपना डायरी स्टार्ट किया था, एंड फ्रॉम देयर सी राइट द डियरेस्ट किटी। अब बताएंगे ये डियरेस्ट किटी कौन है। जैसा मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, एक्सप्लेनेशन के फर्स्ट पार्ट में बताया था, किटी अपने डायरी का नाम उन्होंने रखा था, अपने डायरी का नाम उन्होंने किटी रखा था जो उनका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, एंड दैट इज व्हाई शी हैज रिटन ओवर हियर डियरेस्ट किटी। Our entire class is quaking in its boots, and the reason, of course, it is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। अब from here वो कहती है, एन फ्रैंक कहती है कि वो जो दिन था जिस दिन वो डायरी लिखना स्टार्ट की, बताया जा रहा है कि उनका पूरा क्लास क्वैकिंग कर रहा था एज इट्स बूट। क्वैकिंग इट मीन्स, क्वैक इज द साउंड ऑफ अ डक, बट दिस इज नॉट द साउंड ऑफ द डक हियर बट द फीलिंग। जैसे कि बूट है पहने, बूट मतलब समझते हैं ऑलरेडी, मतलब लोग क्या कर रहे थे, जो बच्चे थे उस क्लास के वो बहुत खुश थे और कुछ बहुत दुखी थे। कुछ लोग बहुत खुश थे और कुछ लोग बहुत दुखी थे। जो खुश थे वो क्वैकिंग टाइप का साउंड कर रहे थे, साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। और ये खुशी होने का, दुख होने का क्या कारण था बताती है कि ऑफकोर्स उसका कोई कारण था, और वो कारण था कि दैट वाज द मीटिंग ऑफ द टीचर्स ऑफ दैट स्कूल।
के टीचर्स का मीटिंग था वहाँ पे, और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाना था कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन उसी क्लास में रह जाएगा, मतलब कौन फेल करेगा और कौन पास करेगा। इस बात की मीटिंग टीचर्स के बीच में थी, और इसीलिए कुछ स्टूडेंट एक्साइटेड थे और कुछ डेमोलाइज्ड थे, राइट। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, GN and I laugh ourselves silly. I was telling that it was a teachers meeting. In that meeting, the teacher would decide who will pass and who will fail, and that half of the class is making bets. So बताया जा रहा है एंड फ्रैंक के द्वारा कि उनका जो क्लास था, उनका आधा पार्ट मतलब आधे ऐसे बच्चे थे जो आपस में बेट लगा रहे थे, आपस में शर्त लगा रहे थे कि कौन पास करेगा और कौन फेल करेगा। Here GN and I laugh. GN is the name of a friend, a schoolmate of Anne Frank, right? ये जो GN है ये एन फ्रैंक की फ्रेंड है, और ये दोनों क्या कर रही है, आपस में हंस रही है, सीधी तरीके से आपस में हंस रही है। क्यों हंस रही है? कि कुछ जो बॉयज हैं वो आपस में फेल पास करने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं, वेट लगा रहे हैं। The two boys behind us, CN and Jacques, उन दोनों लड़कियों के बीच, ये GN और एन फ्रैंक के पीछे दो लड़के थे जिनका नाम था CN and Jacques, who have stacked their entire holiday saving on their beds. अब बताया जा रहा है कि ये जो दो लड़के हैं इन्होंने भी आपस में वेट लगा लिया, जो एन और GN के पीछे बैठे थे वो आपस में वेट लगा लिए। किस पैसे की? जो उन्होंने समर वेकेशन के टाइम में अपना सेव करके रखा था, सेविंग कर रहा था, उसी सेविंग मनी से वो दोनों क्या कर रहे हैं, रिस्क पर लगा रहे हैं। स्टेक मतलब रिस्क पे लगा रहे हैं, है ना, वेट पर लगा रहे थे। From morning to night it is you are going to pass, I'm not, yes you are, no I'm not, even G's fleeting glance and my angry outburst can't calm them down. अब बताया जा रहा है कि सुबह से लेकर रात तक ये बच्चे आपस में कह रहे हैं कि यू आर गोइंग टू पास, तो वो कह रहे हैं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू पास, यू आर गोइंग टू पास। इफ आई हैव अ फ्रेंड in me and there was someone, I'm asking him you are going to pass, but he is saying not. वो कह रहा है कि मैं पास नहीं करूँगा, आप पास करेंगे। ये दोनों आर्गुमेंट चल रहा है, वो कह रहा है कि तुम पास करोगे, वो कह रहा है कि तुम पास करोगे, मैं पास नहीं करूँगा, तुम पास करोगे, वो कह रहा है कि मैं पास नहीं करूँगा, तुम पास करोगे। और इस सारे जब ये क्वारलिंग हो रही थी, आपस में डिस्कशन चल रहा था, तो इससे कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, और उस साउंड को सुनकर एन फ्रैंक जो है वो क्रोधित हो रहे थे। उनकी जो फ्रेंड है GS, वो उस बात को झांकती थी, जो पीछे लड़के बैठ कर गॉसिपिंग कर रहे थे, उस बात को देखकर खुश होती थी, हंसती थी। बट एन फ्रैंक कहती है कि उनका गुस्सा बढ़ जाता था, आउटबर्स्ट हो जाता था। वो उसको शांत करने की कोशिश करते थे, उनको प्यार से बोलते थे कि प्लीज कोई कीप क्वाइट, देयर वाज एन डिस्टर्बेंस बिटवीन अस, लेकिन वो प्यार से नहीं सुनता था। तब उनको गुस्सा भी आ जाता था, और गुस्सा करके भी वो उसे काल्म नहीं कर पाते, शांत नहीं कर पाते। अब यहाँ से पढ़ते हैं, if you ask me there are so many dummies that about a quarter of a class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creation on the earth. अब यहाँ से एन फ्रैंक कह रही हैं, if you ask me, अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं बताऊंगा कि हमारे क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो डमी टाइप के हैं। डमी टाइप मतलब कॉपी करने वाले, एक दूसरे को कॉपी करके एग्जामिनेशन में लिख लेते हैं और फिर पास करते हैं। वैसे स्टूडेंट को बताती है कि क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब समझ रहे हैं ना, मान लिया 100 बच्चे हैं क्लास में, जिसमें से 75 बच्चे ऐसे हैं जो डमी टाइप के हैं, उनको अगले क्लास में प्रमोट नहीं करना चाहिए, उनको उसी क्लास में स्टिल रखना चाहिए। और यही बात एन फ्रैंक कहने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर कह रहे हैं कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। कहना चाह रही है एन फ्रैंक कि टीचर्स एक ऐसे इंसान हैं,
ऐसे क्रिएचर हैं इस धरती पर जिन पे प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, संभावना लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या करेंगे, कैसे बच्चों को पास करेंगे, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। वो कैसे भी करके किसी को भी पास कर देंगे, ये उनके हाथ में। ये बात एन फ्रैंक अपने फ्रेंड से कह रही, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। अब ये एन फ्रैंक, ये जो आई है ये एन फ्रैंक के लिए रेफर है, और वो कहते हैं कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के लिए और खुद के लिए चिंतित नहीं हूँ। एन फ्रैंक कह रही है कि मैं और मेरे फ्रेंड के लिए मैं चिंतित नहीं, क्योंकि उनको मालूम है दे आर द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ देयर क्लास। एन फ्रैंक और उनकी जो गर्लफ्रेंड है, उनकी जो लड़की दोस्त है, वो अपनी क्लास में अच्छे स्टूडेंट हैं, और इसलिए उनको किसी बात की चिंता नहीं कि वो फेल हो जाएंगे, उनको टीचर्स आगे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे, इसकी उनकी कोई भी चिंता नहीं है। We will make it the only subject I am not sure about is mathematics। वो कहती हैं कि हम इसके लिए श्योर हैं, we will make it sure कि हम पास कर जाएंगे। बस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, और वो कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स में उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। Anyway, all we can do it wait, all we can do it wait until then we keep telling each other not to lose heart। कोई बात नहीं, एन फ्रैंक कहती है कोई बात नहीं, हम लोगों ने जितना करना था उतना कर लिया, अब हमें क्या करना है? वेट करना है। जब तक, कब तक वेट करना है? जब तक रिजल्ट नहीं आती है। वी हैव टू वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम लोगों को अपने एक दूसरे को बोलना बंद करना चाहिए और अपने हार्ट पे काबू रखना चाहिए। हमें अपना मन नहीं बैठाना चाहिए, हमें अपनी अंतरात्मा को लॉस नहीं करना चाहिए। वी विल definitely pass the examination and we will go to the next class, next opportunity. From the right now, I get along pretty well. See, he is I means and I get along very well with my teachers. From there, I get along pretty well with my all teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mrs. Kissing, the old foggy who teaches maths, was annoyed with me for years because I talked so much. अब ये अपनी क्लास की घटना को हमारे सामने रख रही, कह रही कि जब वो स्कूल में थी, she was very pretty with all his teachers. अपने टीचर्स के साथ वो अच्छा फीलिंग करती थी। उनके स्कूल में that time there was 7 teachers in the school. Between the 7, the 5 are I'm very sorry. There are 9 teachers in the school, and from 9, among the 9, there were 7 male teachers, and only 2 women teachers are over there in the school of Anne Frank. और उसमें जो 2 वुमेन टीचर थी, उसमें से मिस्टर किजिंग जो एक मेल टीचर थे, वो फॉगी टीचर थे। फॉगी टीचर मीन्स ओल्ड फैशन कह सकते हैं, ओल्ड फैशन टीचर थे, और वो मैथ पढ़ाया करते थे। लेकिन वो मिस्टर किजिंग एन फ्रैंक से बहुत क्रोधित रहते थे, बहुत दुखी रहते थे, बिकॉज ऑफ हर एज। हर एज की बात कर ले, जो उसकी एज थी, दैट टाइम शी वॉज वेरी टॉकेटिव स्टूडेंट इन हर क्लास, और इसीलिए मिस्टर किजिंग उससे एनॉयड रहते थे। यहाँ लिखा भी हुआ है, बिकॉज आई टॉक सो मच इन द क्लास। वो अपनी क्लास में बहुत बातूनी किस्म की स्टूडेंट हुआ करती थी, बहुत बात किया करती थी, इसलिए मिस्टर किजिंग उससे एनॉयड हुआ करते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग, he assigned me an extra homework, an essay on the subject a chatterbox। अब बताया रहा है कि मिस्टर किजिंग एन फ्रैंक के चैटरबॉक्स वाली हैबिट से इतने परेशान हुए, बहुत दुखी हुए कि उन्होंने बहुत सारा वार्निंग दिया उसको। एन फ्रैंक को बहुत सारा वार्निंग दिया, और उस वार्निंग के बाद भी एन फ्रैंक में कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन, कोई चेंजिंग नहीं आया। एंड आफ्टर मिस्टर किजिंग जो टीचर थे उन्होंने एन को एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। होमवर्क क्या दिया? शी हैज टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ अ चैटर बॉक्स, ऑन द टॉपिक ऑफ अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स पे एक एसे लिखने के लिए एज एन एक्स्ट्रा होमवर्क एन फ्रैंक वाज गिवन बाय मिस्टर किजिंग। Thereafter, a chatterbox, what can I write about that? I had worried about that. Later I decided, I jotted down the title in my notebook and tucked it in my bag and tried to
कीप क्वाइट। अब जब एन फ्रैंक को ये टॉपिक मिला और इस टॉपिक पे उनको ऐसे लिखना था, तो वो सोच रही थी मैं क्या लिख सकती हूँ। देयर इज नो एन आइडिया टू राइट द एसे अबाउट चैटरबॉक्स, इसीलिए वो सोच रही थी कि मैं क्या लिखूँ। सोचते सोचते उन्होंने क्या किया, अपना जो उनका पर्सनल होमवर्क था, शी हैज डन द होमवर्क फर्स्टली एंड देन आफ्टर शी डिसाइडेड, उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि अपने नोटबुक में से, उनकी जो नोटबुक थी, कॉपी थी, उसमें एक टाइटल डाल दिया। कौन सा टाइटल? चैटरबॉक्स। एंड दे टक्ड इन माय बैग एंड ट्राइड टू कीप गोइंग। अपने डुंगू को बैग में रख दिया और चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गए। कैसे? ऐसा। और सोचने लगी, क्या सोचने लगी? अबाउट द एसे दैट इज गिवन बाय मिस्टर कीजी एज अ चैटरबॉक्स। अब वो सोच कर आइडिया निकालेगी एंड देन आफ्टर शी ट्राइड टू राइट इट। That evening, उसी शाम इवनिंग में, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eyes. अब उसी शाम को बताया जा रहा है कि एन फ्रैंक ने अपने स्कूल के सारे होमवर्क कर लिए। No homework was there left to be done, but after doing the homework, उनको याद आया, caught my eyes, उनको याद आया उस एसे के बारे में जो मिस्टर कीजिंग के द्वारा उन्हें एन एक्स्ट्रा होमवर्क के तौर पर दिया गया था। Then she began thinking about the subject while chewing. तब उन्होंने क्या किया, अपने पेन के टिप को या पेंसिल के टिप को कह सकते हैं, मुंह में लोग चबाते हैं, वैसे ही वो मुंह में चबाने लगी। जब उनको एक्स्ट्रा होमवर्क की याद आई, तब वो उस बात पे सोचने लगी और सोचते सोचते क्या करने लगी, चैविंग द टिप ऑफ हर फाउंटेन पेन, अपने पेन के टिप को मुंह में रखकर चबाने लगी। और चबा चबा कर क्या कर रही थी, सोच रही। शी वॉज थिंकिंग अबाउट व्हाट, अबाउट द एसे दैट इज चैटरबॉक्स। Anyone could ramble on and leave big space between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. अब इस पैराग्राफ में एन कह रही है कि जब ऐसे लिखेगी तो ऐसे लिखने का टाइम बड़ा बड़ा वर्ड लिखेगी, बड़े बड़े अक्षरों में लिखेगी और दो अक्षर के बीच में बड़ा सा गैप देगी ताकि पेज जल्दी से भर जाए। लेकिन वो ये भी सोच रही है कि उनको एक अच्छा आइडिया, एक कन्विंसिंग आइडिया देना पड़ेगा, एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा, जिससे वो इस बात को प्रूव कर सके कि चैटर बॉक्स बनना, ज़्यादा बात करना बहुत अच्छी आदत है। इस बात को प्रूव करने की भी कोशिश कर रही है और ये करेगी। I thought and suddenly I had an idea and then I wrote the 3 pages Mr. Keating had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. अब वो क्या कर रही है, सोचने लगी। सोचते सोचते आखिर में उनको एक आइडिया आया। और आइडिया आया, क्या आइडिया आया फिर से मैं बता दूं कि उनको ऐसे लिखना है चैटर बॉक्स पे और उसको पॉजिटिव सेंस में लेके आना है। मतलब किसी भी तरह से टीचर को कन्विंस करना है कि क्लास में बात करना एक अच्छी आदत है। ये कन्विंस करने के लिए उन्होंने ऐसे लिखा। और ऐसे को लिखने के लिए क्या करती है, वो क्या करती है, अपने आर्गुमेंट को इस तरह से लिखती हैं कि वो बताती हैं कि ये स्टूडेंट का ट्रेट है। ट्रेट समझते हैं? ट्रेट मतलब इसको क्या कहते हैं, विरासत में मिलना, जेनेटिक जिसको कहते हैं। ये बात एन फ्रैंक अपने टीचर को बताती है। बाय द एसे कहती हैं कि वो जो उनकी आदत है चैटर बॉक्स वाली, बातून वाली, वो उनको ट्रेट में मिला है, मतलब जेनेटिक है। उनकी माँ भी बहुत ज़्यादा बात करती है और उन्हीं का गुण उनमें भी आया। फिर भी वो कहती है कि मैं इस आदत को पूरी तरह से कंट्रोल तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं इस पर थोड़ी बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल हैबिट नहीं, ये मेरा जेनेटिक हैबिट है और जेनेटिक हैबिट को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। इस तरह से अपने टीचर को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है।
from here. But that I would never be able to cure myself for the habit since my mother talked much as I did. If not more, and there is not much you can do about inherited trait. वो कह रही हैं यहाँ कि वो जो उनकी टॉकेटिव हैबिट है वो उनका खुद का नहीं है, किसका दिया हुआ है? उनके माता जी का, क्योंकि उनकी माँ भी बहुत ज़्यादा बात करती है। और जब कोई हैबिट, माय डियर, फिर से मैं बता दूं कि जब जेनेटिक होता है that can not be controlled by the person, but it can be inherited trait from the parents. That is why it can't be controlled by the person. यहाँ से Mr. Kissing had good laugh at my argument, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. अब जब वो ऐसे कंप्लीट करके मिस्टर किजिंग को देती हैं, जो उनका क्लास टीचर होते हैं, उस आर्गुमेंट को, उस ऐसे को पढ़कर वो थोड़ा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। क्या करते हैं? हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। एंड देन he taken his class. After over the class, he once again give her a second essay. एक सेकेंड असाइनमेंट उनको फिर से एक्स्ट्रा होमवर्क के तौर पे मिल गया। कौन सा? This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. अब इस समय मिस्टर किजिंग ने एन फ्रैंक को सेकेंड एसे दिया, सेकेंड असाइनमेंट दिया, और उस असाइनमेंट का टॉपिक था an incorrigible chatterbox. इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स की बात कर रहे हैं कि वैसा चैटरबॉक्स जिस पे काबू नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब फिर से उसी को यही ऐसे नाउ सी हैंडेड, ये जो आई है, फिर से मैं बता दूं, ये आई एंड फ्रैंक के लिए रेफर्ड है। वो कहती है आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट टू होल रिलेशन। अब बता रही है मिस्टर कि उन्होंने उस सेकेंड होमवर्क को भी अपने हाथों में लिया और मिस्टर किजिंग से बिना कोई कंप्लेन किए हुए 2 क्लास तक वो चलता रहा। Then, however, during the third lesson, he had finally had enough Anne Frank as punishment for talking to the class. Write an essay entitled. अब सेकेंड टाइम जब उनको ऐसे कंप्लीट करने को मिला, she has completed the essay once again in the second time. But Mr. Kiching was not satisfied with the essay that has been written by Anne Frank in the first time and even the second time. दोनों टाइम के ऐसे से मिस्टर किजिंग जो उनके टीचर थे सेटिस्फाइड नहीं हुए, एंड देन एन फ्रैंक वाज गिवन द थर्ड टाइम असाइनमेंट। उनको तीसरी बार सेम टॉपिक पे असाइनमेंट मिल गया, और इस बार उनको जो ऐसे मिला था उनका टाइटल था क्वाक क्वाक क्वाक। अब आगे पढ़ते हैं इस ऐसे में वो क्या करती है। जब थर्ड टाइम एन फ्रैंक को क्या मिला? असाइनमेंट। तब उसमें उनका टाइटल मिला था क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा उसका टाइटल होने वाला है, उस ऐसे का टाइटल होने वाला है। और इस टॉपिक पे उनको ऐसे लिखना, मतलब एक ही टॉपिक पे उनको तीसरी बार ऐसे लिखना। और इस बात से एन फ्रैंक परेशान हो गई। देखते हैं क्या करती है। The class roared. I had to laugh too, though I did really exerted my ingenuity on the topic of chatterbox. जब तीसरी बार एन फ्रैंक को सेम होमवर्क दिया गया तो पूरा क्लास जोर से हंस पड़ा। रोड इट मीन्स जोर से हंसना, तेज आवाज में हंसना। और मिसेज एन बताए मिसेज एन फ्रैंक भी हंसने लगी, और हंसते हंसते वो सोचने लगी कि दैट वाज द इमिडिएटी ऑफ द टॉपिक, मतलब एक ही टॉपिक पे मैं 2 बार ऑलरेडी ऐसे लिख चुकी हूँ, एंड देन आफ्टर राइटिंग 2 times द essay I have no idea how to write the essay, how to convince the teacher.
उनके पास अब आइडिया नहीं रहा। वो सोच रही थी कि अब टीचर को कैसे कन्विंस करें, क्योंकि एक ही टॉपिक को वो 2 बार ऑलरेडी लिख चुकी थी और इसीलिए वो परेशान रहने लगी। It was the time to come up with something else, something original. My friend Sani, who was good at but. जब ऐसा समय आया तो बताती हैं कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ दूसरा लिखना पड़ेगा, कुछ ओरिजिनल लिखना पड़ेगा, जिससे मैं अपने टीचर को कन्विंस कर सकूं। एंड ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ टू गिव मी एन एक्स्ट्रा असाइनमेंट। तभी एन फ्रैंक को उनके अपने फ्रेंड की याद आई जिनका नाम था सैनी। एन फ्रैंक के फ्रेंड का नाम आया सैनी, जो पोएट्री के सेक्शन में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। उनके जो फ्रेंड थी सैनी, उनको पोएट्री लिखना बहुत अच्छा लगता था और इसीलिए वो पोएट्री के फील्ड में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम द बिगिनिंग इन वर्स एंड आई जंप फॉर जॉय। जब उनकी फ्रेंड सैनी को ये बात पता चली तो सैनी ने एन फ्रैंक को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी शुरुआत से लेकर लास्ट तक ऐसे लिखने में। और इस बात को सुनकर एन फ्रैंक खुशी से कूद पड़ती है, उछल पड़ती है। मिस्टर किजिंग was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had made sure the joke was on him. अब ये जो है इस पैराग्राफ में, इस लाइन में एन फ्रैंक कह रही हैं कि एन फ्रैंक क्या कर रहे हैं, जो हमारे टीचर हैं मिस्टर किजिंग, वो मुझे जोक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी क्लास में मेरा जोक, मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे मेरा मजाक नहीं बनकर उनका खुद का मजाक बनेगा। एन फ्रैंक अब ये कह रही है कि वो खुद के टीचर को, जिनका नाम मिस्टर किजिंग है, उनका जोक बनाएगी क्लास में, उनका खुद का जोक नहीं बनेगा। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। It was about a mother duck and father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एन फ्रैंक ने एक पोएम कंप्लीट किया with the help of her friend that is named सैनी। सैनी के हेल्प से एन फ्रैंक ने एक बहुत अच्छी कविता की रचना की, एक बहुत अच्छी कविता लिखी। और उस कविता में बताया जा रहा है कि एक मदर डक थी, उसका पिताजी स्वान था और उनके छोटे छोटे 3 बच्चे थे। कितने? उनके छोटे छोटे 3 बच्चे थे, जिसे उसे काट काट कर मार डाला। और उस 3 डकलिंग जो थे, 3 छोटे छोटे जो बच्चे थे, उसको काट काट कर मार डाला गया। क्यों मार दिया गया? उसके पिता के वो डकलिंग बहुत क्वाक करते थे, बहुत शोर मचाते थे, बहुत बोलते थे वो तीनों के तीनों डकलिंग। इसीलिए उसके पिता ने उसे क्या किया? काट काट कर मार डाला। ऐसे ऐसे काट कर चोंच से, अपनी चोंच से उसको मार मार के, काट काट के उन तीनों डकलिंग को मार डाला। किसने मारा? स्वान ने मारा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा वो डकलिंग बोलते थे, इसलिए उसको मार डाला गया। लकीली मिस्टर किजिंग टुक द जोक द राइट वे, ही रीड द पोम। अब बताया जा रहा है कि जब वो पोयम मिस्टर किजिंग को दिया गया, तब भाग्यवश वो जो पोयम है मिस्टर किजिंग को बहुत पसंद आया। वो पोयम मिस्टर किजिंग को पसंद आया और उस पोयम को उन्होंने क्या किया? पूरे क्लास को पढ़कर सुनाया। मिस्टर किजिंग जो थे उस पोयम को पढ़कर पूरे क्लास को सुनाया। इवन उन्होंने क्या किया? अपने कुछ कमेंट उस पोयम में ऐड किए। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्लासेस थे, सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, बहुत सारे, उस क्लास को छोड़कर बहुत सारे ऐसे अनेक क्लास थे जिसमें मिस्टर किजिंग ने एन फ्रैंक के द्वारा लिखे गए पोयम को पढ़कर सुनाया। Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned an extra homework. On the contrary, Mr. Kijing is always making do these days. अब बताया जा रहा है यहाँ से कि जब उस समय से जब मिस्टर किजिंग को एन फ्रैंक के द्वारा लिखा गया पोयम बहुत पसंद आया, तब से
एंड फ्रैंक को क्लास में बात करने की इजाज़त दे दी गई और उसके बाद उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया, कोई भी एक्स्ट्रा असाइनमेंट भी नहीं दिया गया। और इस तरह एन फ्रैंक कहती हैं कि टीचर ने मुझे नहीं बदल सका, लेकिन मैं अपनी एक्टिविटी से टीचर्स के बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज ला दी। कौन सा चेंज ला दी? क्यों? कौन सा चेंज ला दी? बताया जा रहा है कि मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीस डेज। अब मिस्टर जो कीजिंग है, ये टीचर, ये जहाँ भी जाते हैं, जिस क्लास में भी जाते हैं, अपने क्लास को जोक करके स्टार्ट करते हैं, हंसी मजाक करके स्टार्ट करते हैं, और पहले ऐसा नहीं होता था। एन फ्रैंक यही बताने की कोशिश करें कि टीचर ने उनके बिहेवियर में कोई चेंजिंग नहीं ला सके, लेकिन उन्होंने उनके टीचर में बिहेवियर में चेंजिंग ला दी। आपका स्टोरी यहाँ पे फिनिश होता है। आपने पढ़ लिया एक स्टूडेंट जो अच्छी हो अपने क्लास में, वही इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। बाकी के जो डल टाइप के स्टूडेंट होते हैं, वो तो टीचर से अपने आप को छुपाते फिरते हैं क्लास में। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, आपके क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर्स की नज़र से बचना चाहते हैं, छुप कर बात करते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, उनको टीचर से डर नहीं लगता। दे हैव टू रिस्पेक्ट द टीचर। वो क्या करते हैं? अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दे देते हैं, उनसे पढ़ते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे सीखते हैं, जैसा आप लेसन में करें। इसके बाद आपको इस लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसको आपको कंप्लीट करना फेयर कॉपी में। इवन यू हैव टू लर्न द आंसर एंड इवन यू हैव टू राइट द समरी ऑफ द प्रेजेंट लेसन। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। गुड बाय, सी यू।